जो ऑप्शन सही है उसका तो ठीक ही है, जो मतलब सारे ऑप्शंस को देखना है हमें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस? तो बेकिंग सोडा बेस होता है। बेस होता है। बाकी सब क्यों नहीं है? acid acid because the rest of them are acid. विनेगर आपका एसिड है। लेमन जूस में कौन सा होता है? लेमन जूस लेमन जूस में में कौन सा सिट्रिक एसिड एसिड होता है? सिट्रिक सिट्रिक एसिड एसिड होता है, खट्टे के लिए सिट्रिक एसिड होता है। इसलिए वो क्या है? एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एसिड खुद ही छिपा हुआ है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो वर्ड्स में लिखा है ना, फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? हाँ, H मतलब हाइड्रोजन, क्लोरिक, क्लोरीन से आया HCl, Cl HCl होता है। Cl बेकिंग सोडा का HC फॉर्मूला क्या वही होता है? बोल रही हाँ, वो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? हूँ। लेकिन थोड़ा बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रो सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा NaHCO3। What is the function of xylem? ट्रांसपोर्टिंग वाटर What is the function of xylem? ट्रांसपोर्टिंग फूड है। ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्टिंग देखो अगर मिनरल्स होता, वाटर प्लस मिनरल्स दोनों ही पहुंचाता है, क्योंकि मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? हमको मिनरल कहाँ से मिलते हैं? रूट से मिलते हैं ना, पानी रूट से पानी लेती है, पानी के साथ ही मिनरल्स मिलते हैं ना। तो जाइलम का फंक्शन क्या जी है? पानी पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट वाटर प्लस मिनरल्स। फूड नहीं होगा, वाटर प्लस मिनरल्स होगा। अच्छा, किस डायरेक्शन में पहुंचाते हैं? जाइलम वाटर और मिनरल को किस डायरेक्शन में पहुंचाएगा भाई? पेड़ देखा है मैम कभी? मुझे नहीं पता हाँ, नहीं पता ना। जाइलम जी रूट से जाइलम जो है वो रूट से पानी मिनरल ले रहा है, तो हम तुमसे पूछ रहे हो किस दिशा में पहुंचाएगा पेड़ को? वो तुम्हें नहीं पता भाई। डाउनवर्ड टू अपवर्ड। वर्ड रूट से ले रहा है पानी और मिनरल, तो रूट कहाँ होती है? नीचे होती है जमीन में, तो कहाँ पहुंचाएगा? ऊपर तो पहुंचाएगा, तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड। फूड पहुंचाने का काम किसका होता है? फोलियम का। और इस फोलियम का काम होता है, और किधर होता है? प्लांट के किधर पहुंचाएगा? वेरियस पार्ट में। फोटोसिंथेसिस लीव्स पे नहीं होगा। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर बेकिंग सोडा था। इसका करेक्ट आंसर आपका ट्रांसपोर्ट वाटर था। फोटोसिंथेसिस का काम क्या है? फंक्शन क्या है? कौन करता है फोटोसिंथेसिस का काम? फूड कौन प्रेपरेशन ऑफ फूड करता है? कौन? ट्री का कौन सा पार्ट? जैसे ट्री का जाइलम पार्ट है जो मिनरल्स वाटर्स को पहुंचाता है। फोलियम ट्रांसपोर्ट फोर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? स्टेम करता है, लीव्स करता है, फ्लावर्स करते हैं, क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा? स्लीप लीव्स से होगा, लीव्स क्योंकि लीव्स में क्या होती है? क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पे। क्लोरोफिल प्लांट का रिप्रोडक्शन तो भाई फ्लावर से भी होता है। प्लांट के स्टेम्स भी होते हैं, कली भी होती हैं, रूट्स भी होते हैं, तो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज
Which formula represents water? H2O. Correct answer is H2O. ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये ऑक्सीजन का हो गया। पहले वाला है ऑक्सीजन है, ये सोडियम क्लोराइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये सोडियम क्लोराइड है। बाकी भी पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ओके। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी? दिस इज हार्ट। हार्ट का काम है पंपिंग ब्लड। ब्रेन का काम होता है कंट्रोलिंग। लीवर आपका डाइजेशन से रिलेटेड होता है, बाइल जूस क्रिएट करता है। किडनी आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन करती है। किडनी का काम क्या है? ब्लड प्यूरिफिकेशन ब्लड एंड प्यूरिफिकेशन। मेकिंग यूरिन। यूरिन फिल्टर करती है, यूरिया बनाती है, मेकिंग यूरिन। ठीक है। ओके। सुना मैं लाइट को। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर कौन से होंगे? मेटल्स होंगे। मेटल्स बस होते हैं कंडक्टर। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके सरफेस कौन पे सा फ्री और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मेटल कंडक्टर होंगे। तो सही आंसर आपका क्या है? विच इज मेटल among them? ABCD? ऑप्शन सी। कॉपर। कॉपर इज मेटल। रबर मेटल नहीं है, वुड नहीं है, प्लास्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास फ्री मेटल नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? कैसे Define डिफाइन करोगी ये acids and एसिड बेस को? bases पढ़ with two चुकी हो। ex. जी, डिफाइन acids are एसिड sour एंड in बेसिस taste. विद टू They are एग्जांपल्स। corrosive. They are corrosive in nature. They conduct electricity. An example of acid is lemon juice, tamarind, vinegar, etc. ठीक है। बेसिस? आ जा रही हो। And base, they are bitter in taste and soapy to touch. They are corrosive and they conduct electricity. Example, baking soda, detergent, etc. ये तुमने जिस तरह से बताया वो तुमने फंक्शन बताया, डिफाइन नहीं किया। डिफाइन बस ऐसा कर सकती हो कि एसिड वो सब्सटेंस है, एसिड क्या करते हैं? रिलीज करते अच्छा, हैं acid, the H chemical प्लस। substances which are sour in हाँ, taste. The तुमने ना chemicals, फंक्शंस बता दिए उसके, क्या क्या कर सकता है। और ये OH माइनस रिलीज the करता है। properties. हाँ। टू एग्जाम्पल्स लिखना हो तो भाई सीधा सा लिख दो, HCl इज एसिड। और इसमें लिखना हो तो NaOH लिख दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दो। ठीक है। डन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मुझे नहीं पता। अरे, ड्यू टू पॉलिनेशन होता है ना, आपको पूरा उसी को करना है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। किस तरह से पॉलिनेशन है, क्या प्रोसेस है, फर्टिलाइज कब एग्स फर्टिलाइज होंगे, वो प्रोसेस करना है ना। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस बताना है ना। जैसे कि चलो मैगी बनाना है, चलो मैगी होगी नहीं, वो अनहेल्दी फूड है। बनाना शेक बनाना है, क्या प्रोसेस होगा? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बनाना शेक। तो उसमें Take डेफिनेशन थोड़ी banana, लिखूंगी put बनाना in की। the तो पीलिंग, टेक बनाना, पील ऑफ बनाना, कट द बनाना इन द पीसेस, पुट इन द मिक्सर जार, add jaggery, add milk और जो भी, then grind it well, mix it well, then pour in the glass, है ना। तो भाई एक 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 एक, एक सीढ़ी तुमने बताया ना। रिप्रोडक्शन का क्या क्या होता है? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व करता है? सबसे पहले क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन जिसमें कि जो सीड है वो फ्लावर तक पहुंचे। अब पॉलिनेशन
कई तरीके से हो सकते हैं पॉलिनेशन, उस पे नहीं जाना है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, सेकेंड प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा और फिर क्या होगा, जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स इट, बस इतना लिख दो कि काफी है। ये तो हम तुमको अच्छा कीवर्ड्स मैम, बता रहे हैं, सेल्फ 3 मार्क्स का है तो तुमने शॉर्ट आंसर में पूरा मतलब 2-3 लाइन पे लिखना है। शॉर्ट आंसर मतलब 2 to 3 लाइन्स, अपना उसको बढ़ा के लिखना है। ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है? ये हम पॉलिनेशन के काइंड्स पे नहीं जा रहे हैं ना, पॉलिनेशन तो बहुत तरीके से होता है, अब किसी भी तरीके से हो सकता है। तुमको यहाँ पॉलिनेशन डिफाइन करने को नहीं कहा है, तुमको यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कितनी सीढ़ियां हैं ये बोलने बताने को कह रहा है। तो तुमने स्टेप्स बता दिया भाई, पॉलिनेशन होगा, इट इन्वॉल्व्स सो मेनी स्टेप्स सच एज फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअली और पॉलिनेशन किसमें होगा, पॉलिनेशन ऑटोमेटिक पॉलिनेशन होगा सेक्सुअली, जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं, और जो असेक्सुअली प्लांट्स हैं उनमें कैसे होता है वो दूसरी चीज हो गई। तो हम पॉलिनेशन के टाइप्स पे नहीं जा रहे ना, जस्ट पॉलिनेशन वॉट एवर द काइंड। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा इन ओव्यूल। इतना लिख दो ओके। कि काफी है। एंड हेंस ओव्यूल ही क्या है, फिर सीड, सीड प्रोडक्शन, सीड मेकिंग हो जाएगी, इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट न्यूट्रिशन। स्टोमेटा का क्या मैंने लिखा है, किरदार है। stomata are tiny pores on the surface of leaves that are crucial for plant nutrition and survival. प्रॉब्लम है ना, तुम लोग सवाल को समझती नहीं, उसने तुमसे स्टोमेटा की डेफिनेशन नहीं मानी। वो खुद ही कह रहा है कि वो तुमसे ये नहीं पूछ रहा है डिफाइन स्टोमेटा, वो खुद ही बता रहा है कि प्लांट को न्यूट्रिशन मिलने में, खुद ही पता चल रहा है क्वेश्चन से। अच्छा तो स्टोमेटा का काम है प्लांट को न्यूट्रिशन देना, तो तुमसे रोल पूछ Hmm. रहा है। जैसे हमने पूछा व्हाट इज द रोल ऑफ योर मदर इन डेवलपमेंट ऑफ योर करियर, या इन इन रियरिंग ऑफ योर सेल्फ, तो तुम बोलोगी मदर is a human, is a person who is very kind hearted and sometimes strict, gives chappal and belan if do not follow। तुम मम्मा को नहीं डिफाइन करोगी, तुम बताओगी रोल क्या है, कैसे वो तुम्हें मोटिवेट करती हैं। एवरी मॉर्निंग शी मोटिवेट्स मी by giving a hug, by giving a kiss or some quotes, हाँ, some messages। ये रोल बताना है, दोनों में फर्क होता है भाई। आधा मार्क्स इसीलिए नहीं मिलता है ना कि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हो। क्या है रोल स्टोमेटा का, स्टोमेटा करता क्या है, यहाँ पे फंक्शन लिखना है स्टोमेटा का, करता क्या है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट। वो तो पता है, वो क्वेश्चन दिल लिखने को वाले क्वेश्चन को ही पता है, क्वेश्चन नंबर 8 को पता है कि प्लांट न्यूट्रिशन देता है, प्लांट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तभी वो पूछ रहा है कि प्लांट में न्यूट्रिशन देने का स्टोमेटा का क्या रोल है। फैसिलिटिंग, इसमें ये लिखोगी इट फैसिलिटिंग, फैसिलिटिंग मतलब सुविधा देता है, फैसिलिटिंग। Describe the role of plant nutrition. नहीं कुछ नहीं। इट तो फैसिलिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस भाई, स्टोमेटा जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ो, स्टोमेटा ही तो खुलता है तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में घुल जाती है। स्टोमेटा ही खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, स्टोमेटा ही खुलता है तो वाटर वेपर लेता है प्लांट। क्या काम है स्टोमेटा का, स्टोमेटा का काम ये है कि स्टोमेटा जब ओपन होता है
प्लांट को जब नीड होती है, whenever plant needs to carbon dioxide and water vapor to continue the process of photosynthesis, it opens the stomata, and through it carbon dioxide and water vapor get inside to the plant leaves, and then plant uses it. उसके बाद फिर जब stomata opens, the guard cells opens and oxygen leave out from the plant through the leaves. तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, जो कि बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो स्टोमेटा के जरिए होगा। अगर स्टोमेटा नहीं होता, अगर मम्मी नहीं होती, तो तुम सुबह जल्दी स्कूल के लिए नहीं उठ पाती। तो अगर स्टोमेटा नहीं होता, देखो स्टोमेटा में भी माता है, स्टोमाता नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अंदर नहीं ले पाता, इनहेल नहीं कर पाता, जो कि फंडामेंटल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तुमको दो तीन 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 लाइन में लिखना था। स्टेट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन अ सर्किट। चलिए बताइए क्या होता है जब, स्टेट द मैम 9th इफेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन इलेक्ट्रिक भी है। करंट ऑन अ सर्किट। क्या चीज? मैम आपने 9th क्वेश्चन स्किप कर दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हीट और टेम्परेचर, टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है? बहुत इजी है। हीट क्या होती है? Temperature is how hot or cold something is, and heat is energy that moves because of a temperature differences. इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? इट इज काइंड ऑफ एनर्जी, ऐसे लिख सकती है, काइंड Kind of ऑफ एनर्जी energy that दैट, moves because of a temperature difference. बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ये ठीक है। टेम्परेचर को क्या बताया तुमने? How hot or cold something is. It defines how hot or इट इज cold अ something मेजर ऑफ, is. एक्चुअली टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस, हॉट एंड कोल्ड। कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, उसका मेजरमेंट देती है टेम्परेचर। ओके, लास्ट। ओके, स्टेट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट बताइए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन अ सर्किट? आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। Electric currents flow flows through a circuit that produces several observations. फिर समझ में नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें अगर 1 घंटे के लिए धूप में खड़ा कर दूं तो उसका इफेक्ट क्या होगा? Dryness से like faint हो जाऊंगी। सबसे पहले वो स्किन, स्किन क्या कहते हैं उसको, स्किन टाइम, UV स्किन rays ट्रीटमेंट पे tan ध्यान गया, स्किन केयर पे ध्यान गया। धूप में खड़े रहेंगे तो गर्म हो जाएंगे। 1 घंटा धूप में yeah धूप नहीं, डिपेंड करता है ना कि किस रीजन में खड़ा कर रहे हैं। मई जून की गर्मी में नहीं खड़ा कर रहे हैं हम, तुमको खड़ा कर रहे हैं जनवरी की ठंडी में। आप बताओ। UV rays अफेक्ट करेगी हमारी स्किन को। भैया हम हॉट हो जाएंगे ना, हाथ पैर थोड़ा चलने लायक हो जाएगा ना, ठंडी है, जरूरत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं जो आपको नहीं याद आ रहे हैं। अगर हम किसी रॉड को बहुत देर तक करंट के संपर्क में रखें तो रॉड गर्म हो जाएगी। पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। फिर बेल, आपको हमने बेल, रिंगिंग बेल का स्ट्रक्चर भी बताया था। रिंगिंग बेल काम करती है, बुलेट ट्रेन्स वगैरह काम करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और पानी को अगर हम करंट के संपर्क में लाएं, H2O को में करंट प्रवाहित की जाए, फ्लो कराया जाए, तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्या हो जाता है? ये 3 इफेक्ट हैं, तीनों के एग्जाम्पल बता दिए।
इसी को आप पैराग्राफ में 2-3 लाइन में लिखना है। नाउ कम सेक्शन सी। Section C may describe the transportation system in animals, include the role of blood vessels and heart. Transportation system in animals. क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? ब्लड के थ्रू ही होगा ना। इंक्लूड द रोल ऑफ ब्लड वेसल्स इन द हार्ट। एनिमल्स में ब्लड वेसल्स क्या होती है? वेंट्रिकल्स, आर्टिकल्स, नर्व्स। इसी को सर्कुलेटरी डिस्क्राइब करना है। सिस्टम। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब दिल का क्या काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम को बताना है। एनिमल का मतलब गाय भैंस नहीं भैया, एनिमल का मतलब ह्यूमन आल्सो। बायो में इंसान भी एक जानवर है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ केमिकल फॉर्मूला, गिव एग्जाम्पल। हाँ, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला का क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या फंक्शन होता है, क्या क्या उससे हो सकता है। सपोज कि आपका NaCl है, NaCl है तो NaCl में आप लिखोगे कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। इट गिव्स एग्जैक्ट वैलेंसी, इट गिव्स केमिकल फॉर्मूला से हमें क्या मिलता है? वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी पता चलती है। कैसे पता चलेगी? बस अभी इतना ही है, क्योंकि तुम्हारे में शायद ये सब नहीं बताया है कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन में 17 होते हैं। ये द सब अभी नहीं पढ़ा है ना। स्ट्रक्चर इट यूज स्ट्रक्चर में केमिकल स्ट्रक्चर सिंबल्स का यूज मतलब होते इनका, हैं, जैसे गिव H एग्जाम्पल, फॉर किसी हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर यही होगा कि इनका स्ट्रक्चर, कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने को नहीं कह रहा है, तो दिस गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया। डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड फंक्शन इट्स में इट लॉज विद डायग्राम। क्या चीज? कुछ नहीं। डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज विद डायग्राम। तो इसमें आपको क्या करना है? रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे होती है, ये दिस इज मिरर, ये आपकी इंसिडेंट रे आई। मेक श्योर कि ये हम डिजिटल बोर्ड पे लिख रहे हैं, इस वजह से zigzag हो जाएगी, तुम्हारी एकदम स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। और ये रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच से ये जो नॉर्मल जाता है, तो दिस इज नॉर्मल। ये हाँ, ये पढ़ा याद है, है मुझे। लाइट पढ़ा है ना? पढ़ा हुआ है भाई। ये इंसिडेंट रे होती है, पढ़े इंसिडेंट रे का एरो इधर बनेगा क्योंकि इधर एक्सीडेंट ये रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे का। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्शन रे। रे होती है। फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। ये और ये प्लेन होती, मिरर है, किसमें बता रही हो? ये और ये प्लेन मिरर में पोल बता होता रही है। हो। क्या चीज? ये पोल होता है ना, सेंटर। क्या होता है? जिस पे बाउंस होके जा रही है, जिस पॉइंट पे। प्लेन मिरर है, मिरर जिसपे उसको चेहरा देखते हैं, जिसपे चेहरा देखते हैं वो वाला मिरर रखा। क्या कह रहा है? डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स लॉज विद डायग्राम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करना है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? यहाँ पर तुम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ओ कह दो इसको, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। भैया इसको डिस्कस करने नहीं बैठ जाएंगे कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज नॉर्मल, नहीं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करना है और उसके लॉज बताने हैं विद डायग्राम। डायग्राम आपने बना दिया, एक चीज कंप्लीट हो गई, कंप्लीट लेवल डायग्राम होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज अ फिनोमेना वेयर लाइट रेज इज ट्रैक्ड टू द स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस हमने प्लेन मिरर ले लिया यहाँ पे। इट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। यहाँ पे मीडियम क्या है? तो होता है दोनों का सेम है, इधर भी सेम मीडियम है, इधर भी सेम मीडियम है, सेम मीडियम में बैक कर जाती है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस की। इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, अब यहाँ पर लॉज आएंगे, तो भी लॉज ऑफ एंगल क्या है? दो लॉज होते हैं, दो लॉज में ये लिखना है कि इंसिडेंट रे, पहला लॉ ये है, यहाँ पे लिखा होगा, ये है कौन सा क्वेश्चन? 13, लॉज। तो भाई दो लॉ होते हैं, पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे IR, रिफ्लेक्टेड रे RR रे, नॉर्मल, नॉर्मल लाई इन अ प्लेन, तीनों ही
लाई इन अ प्लेन, एक ही प्लेन पे होते हैं, खोलोगी बुक सब मिल जाएगा। ये पहला लॉ हो गया। और दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ आर के। किसमें? मतलब रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस। इसको स्मॉल आर लिखो, स्मॉल आर बताया है तो स्मॉल आर लिखो। ओके डन इट। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड मोशन विद एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। वाह, कह रही थी कि ना मैम टफ पेपर बनाइए। ये है टफ पेपर, आउट ऑफ सिलेबस। एक्सप्लेन करिए द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड मोशन विद द एग्जांपल्स ऑफ अ डेली लाइफ। डेली हाँ, लाइफ में जो हरकतें कर ये रही मैंने हो। सिक्स में पढ़ा है। ये मैंने सिक्स में पढ़ा है, ये मोशन, टाइम एंड मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन और ये सब जो भी कहते हैं। मोशन मोशन का मतलब क्या इज द है? ये चेंज इन मोशन द है, पोजीशन ऑफ एन ये ऑब्जेक्ट। मोशन है, ये मोशन इज द पेपर जो चेंज है ऊपर इन जा रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। विद टाइम, विद टाइम। टाइम। ये हमने पेज को ऊपर किया नीचे किया, ये पेंसिल जो है ऊपर जा रही है, ये पेंसिल पेज ये नीचे आ मोशन है। रहा है, ये मोशन ऑफ पेज है। अच्छा, जब मोशन ऑफ पेज हुआ तो माइक्रो सेकेंड्स चल रही थी ना, सेकंड की क्लॉक चल रही थी ना। कितने टाइम में हुआ? क्योंकि भाई हम यूनिवर्स में है, यूनिवर्स जब से बना टाइम भी बना। पहले टाइम था कि नहीं था? नहीं था, यही मानते हैं ना, टाइम नहीं था। और जैसे जैसे ब्लैक होल के करीब जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, टाइम स्लो होता जाता है, टाइम स्लो होता जाता है, टाइम स्लो होता जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि क्या होगा, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, फिजिक्स, कि टाइम ऐसा लगेगा कि रुक गया, है ही नहीं टाइम वहां पर ब्लैक होल में, और हर चीज ब्लैक होल की तरफ खींच रही है। तो टाइम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कहाँ गया क्वेश्चन? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड मोशन। तो भाई टाइम क्या है? सबसे पहले हम टाइम को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज टाइम? टाइम को पहले डिफाइन करो। मोशन तो तुम समझ गई हो क्या कहना चाह रहे थे। जी। टाइम क्या है? व्हाट इज टाइम? टाइम, मैंने इसकी टेम्परेचर क्या था? डेफिनेशन लर्न करी है। टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर टेम्परेचर हाउ तो डिफाइंस हीट हाउ एंड, हॉट और कोल्ड डिफाइन नहीं करता है, इज द मेजर। मेजरमेंट है, मेजर है, एक मेजर है, एक एक पैमाना है। इट इज अ मेजर ऑफ हॉट एंड कोल्ड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर, फोर्स, डेंसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है, जिसके थ्रू हम मैटर्स का फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो टाइम में क्या मेजर करते हैं? एक दिन, एक साल, एक हफ्ता, किसी भी इवेंट का ड्यूरेशन होता है। इट इज अ मेजर ऑफ, measure of hot and इज मेजर ऑफ ड्यूरेशन। व्हाट कहाँ जाएगा टाइम में? of ड्यूरेशन ऑफ इवेंट। इवेंट अब एक दिन भी हो सकता, एक जी। दिन भी हो सकता, एक साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है, whatever, Like time लाइट ईयर्स भी हो सकते हैं। time is the continuous sequence. The time is the continuous sequence of an event or existence. हाँ, एक ड्यूरेशन है, एक कंटिन्यूस सीक्वेंस है, ये टाइम है। टाइम को ही एक्सप्लेन करने को कह रहे हैं ना, कंसेप्ट ऑफ टाइम। टाइम का कंसेप्ट क्या है डेली लाइफ में? तो जैसे कि आपने डेली लाइफ का दे दिया एक दिन, एक दिन डेली लाइफ ही है ना, डेली लाइफ से एग्जांपल आपने दे दिया। एक साल, 100 साल, लाइट ईयर्स जो प्लैनेट से लाइट आती है सन स्टार से, उनको देखते हैं। अब मोशन देख लो, मोशन क्या है? मोशन क्या है? चेंज इन ऑब्जेक्ट। चेंज किस Motion ऑब्जेक्ट में, किस चीज की change in the चेंज? position of an पोजीशन। object over time.
मोशन क्या है? मोशन है आपका, इट इज अ चेंज ऑफ Motion is the पोजीशन, change in चेंज motion ऑफ is the change in the position पोजीशन, of an object over time. change of position of object, of an object with respect to, with respect to, WRT, with respect to time. टाइम इनडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, हम इस पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्स का होना जरूरी है। यूनिवर्स के बाहर, स्पेस के बाहर टाइम नहीं है, और स्पेस से बाहर भी क्या कोई दुनिया है? पता नहीं। हम साइंस की बात कर रहे हैं, रिलीजियस बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? इसके बाहर क्या है? यूनिवर्स के आखिरी छोर तक अभी साइंस नहीं पहुंच पाई है, ओके। लेकिन मोशन डिपेंडेंट है। हाँ, अभी तुम क्लास कर रही हो तो कुर्सी पे बैठी ही हो क्लास के सामने, लैपटॉप के सामने, 1 घंटे तक बैठी रहोगी। Hmm. तुम्हारा मोशन कब चेंज होगा? जब 1 घंटा ओवर होगा, क्लास ओवर होगी। तो तुम्हारा मोशन डिपेंडेंट है ना टाइम, लेकिन टाइम डिपेंडेंट नहीं। Hmm. गुड वन। समझ में आया? Hmm. अच्छा, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया मोशन का, डेली से कोई एग्जाम्पल दो। Motion में a person walking to home from the bus stop demonstrates motion. वॉकिंग, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी हमारी डेली लाइफ है, अराउंड द सन। Hmm. ठीक, ओके। डिस्क्राइब द Clock प्रोसेस ऑफ taking न्यूट्रिशन इन measures. एनिमल्स। क्या चीज? मोशन Um, ऑफ क्लॉक, the clock नीडल्स, taking क्लॉक नीडल्स, measures. हाँ हाँ, Uh, वो भी हो सकता है, वो भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्या है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। किस तरह से इसमें मतलब खाने का डाइजेशन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एनिमल का मतलब कौन? जानवर, animals. जानवर, मतलब फॉर एग्जाम्पल, A cow. और एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। भाई देखो, इसमें बायोलॉजी जूलॉजी तो अलग हो जाती है, साइंस में दो चीजें हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो चीजें प्लांट्स से रिलेटेड हो गई जूलॉजी में चली जाती हैं, और जो एनिमल्स से रिलेटेड, इंसान, जानवर, वो की बॉटनी में आ जाती है। बॉटनी में भी बहुत टाइप्स हैं कि विद स्केलेटल वाले एनिमल्स को एक साथ रख दिया गया है, किंगडम जो है 7 पूरा, वो पूरा अलग हो जाता है। तो एनिमल का मतलब भाई, एनिमल भी, काऊ, बफेलो, मंकी, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है? तुम्हारे लेवल पे आपके ये जो 10th स्टैंडर्ड तक का है, एनिमल बोले तो, अब जब आप 12th की बॉटनी फिजियोलॉजी पढ़ती है, वहां पे प्रिसाइज होता है कौन से किंगडम के बारे में पूछा जा रहा है। 10th में जब किंगडम पढ़ती हैं, लेकिन जब 6 7 8 में एनिमल्स का है तो इंक्लूडिंग ह्यूमन। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह से हमको संतरा से विटामिन सी मिलता है। हमको विटामिन सी चाहिए, प्रोसेस कह दिया है, बनाना शेक वाला। कौन सा प्रोसेस? ये देखो, ये प्रोसेस आया था, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? प्रोसेस। क्वेश्चन को समझा करो, क्या लिखती तुम अभी यहाँ पे? न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स, डाइजेशन की डिफिनेशन, एब्जॉर्प्शन की डिफिनेशन, प्रोसेस बताना है। हमको विटामिन सी संतरे से खाना है, संतरे से चाहिए, बताओ सबसे पहला प्रोसेस मेरा क्या होगा, सबसे पहला सीढ़ी क्या होगी? संतरा चाहिए हमें। Um, uh, अरे संतरा लेंगे ना।
जी, पहले संतरा लीजिए, साइंस में हम ये छीलिए थोड़ी लिखेंगे और कि खाइए। छीलेंगे, मार्केट से लाएंगे 1 किलो संतरा 50 रुपए किलो। साइंस की भाषा लिख रहे हैं ना। टेकिंग फूड का पहला स्टेप होता है इंजेस्शन। मुंह के अंदर फूड जो जा रहा है, जा डाइजेशन, रही है, इंजेस्शन। इंजेस्शन में सब कुछ आ गया कि खाया, गाय एसोफेगस से स्टोमक तक चला गया। वो पहला हो गया क्या कहते हैं इंजेक्शन। उसको? इंजेक्शन, टेकिंग फूड। ओके। देखो जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है, इसको हिंदी में बोला जाता है पाचन क्रिया। क्या बोला जाता है? पाचन पाचन क्रिया। पाचन मतलब होता है पच। तो जो हमारा पूरा सिर्फ डाइजेस्ट थोड़ी होना है, एब्जॉर्ब भी तो होना है। बच्चे खाते हैं लेकिन दुबले के दुबले रह जाते हैं क्योंकि उनमें एब्जॉर्ब नहीं होता है। खाने का लगने का मेरी मतलब है बहन डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। खाना लगता ही नहीं है ब्लड से। फॉर तो उसमें पाचन क्रिया होती है, यानी कि जो स्टेप्स है ना, दीज फॉलो स्टेप, जो प्रोसेस है कितने हैं, 5 स्टेप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है इंजेस्शन। इंजेस्शन दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन पीसा जाता है उसको, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। डाइजेशन की यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकती हो, इंजेक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकती हो। जब एक बार डाइजेशन हो जाता है तो फिर खाने का एब्जॉर्प्शन होता है खून में। खाना मतलब खाने का मतलब माइन्यूज नहीं तैरने लगेगी खून में। खून में जूस नहीं तैरने लगेगा। जूस से विटामिन और मिनरल्स ब्लड में मिल जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किससे कैसे होता है, ब्लड स्ट्रीम में ब्लड के साथ घुल जाता है जब वो आंतों से गुजरता है ब्लड। फिर उसके बाद क्या होता है, खाने से अच्छा अच्छा सारी चीजें निकाल ली गई, ब्लड में भेज दी गई। देखा सिर्फ क्या बचा, रेजिड्यू बचा। जैसे कि जूस निकालने के बाद मौसम्बी का सूजड़ बचता है, क्या कहते हैं उसको। शक्ति कपूर की एक फिल्म थी गोविंदा। गोविंदा था उसमें। शक्ति कपूर की एक फिल्म थी शायद, उसमें जो हीरोइन थी वो अंगूठा चूसती थी। छोटे बच्चे करते हैं ना फिंगर्स। उसमें उसकी शादी जब होती है तो वो अंगूठा चूसते हुए, तो उस फिल्म में दिखाया गया था शक्ति कपूर की जूस की दुकान रहती थी, और शक्ति कपूर जूस से जो खूजड़ बचता था, जो रेसिड्यू बचता था ना, वो खाता था। जब उसको किडनैप किया गया, पूछा क्या खाओगे, कहता है मौसम्बी का खूजड़। वो भी खाने की चीज है, तो उसमें भी बहुत फायदा रहता है, जूस रहता ही होगा कुछ ना कुछ। इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, विटामिन मिनरल्स व्हाटएवर, फैट्स वगैरह जो भी। अब एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो न्यूट्रिशंस है उनको हम एनर्जी, ग्रोइंग और डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिपेयर के कामों में यूज कर रहे हैं। तो चौथी क्रिया होती है एसिमिलेशन। आपको सबकी डेफिनेशन ढूंढ ढूंढ के लिखनी होगी इसमें। एसिमिलेशन कि खाना ब्लड में चला तो गया, ब्लड के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन सब दौड़ तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन वो आंखों तक विटामिन ए पहुंच ही नहीं रहा है। वो विटामिन सी स्किन तक पहुंच ही नहीं रहा है। हड्डियों तक विटामिन के पहुंच ही नहीं रहा है, कैल्शियम पहुंच ही नहीं रहा। तो वो किसका काम है, एसिमिलेशन का, कि जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है उसको पहुंचाओ, ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट, एनर्जी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और पांचवी लास्ट क्या है, भाई सबको अपनी जगह पहुंचा दिया, सारे ऑर्गन्स को विटामिन मिनरल्स, खाने का जो कूजड़ बचा है, अब इसको किस तरह से बाहर निकाला जाए। बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन्स में आ गया है, इसको किस तरह से एनस तक पहुंचाया जाए, किस तरह से एक्सक्रिएट किया जाए, वेस्ट को बाहर फेंका जाए। वेस्ट है भाई, बॉडी के अंदर घुसा रहेगा तो इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा, पॉइजनस हो जाएगी बॉडी। तो उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन या फिर इजेक्शन। डाइजेशन,
Undigested and unabsorbed food material is removed from the नहीं, body. डाइजेस्टेड नहीं, डाइजेस्टेड, जिसका फ्रीज में होगा, जिसका खाना कुछ नहीं पाएगा सही से। साइंस जो थ्योरी लिखेगी वो एक हेल्दी पर्सन के लिए लिखेगी ना, उसने कुछ गया है, डाइजेशन हो गया है। इंजेक्शन का मतलब है रिमूविंग वेस्ट आफ्टर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। रिमूविंग वेस्ट, पूप्स, पूप्स को निकालना। ये सब बहुत डिटेल की बातें हो गई कि आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विली होती है, विली, 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 Really? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली होता है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक ऑर्गन तो नहीं कहेंगे, हाँ एक टिश्यू होता है, विली टिश्यू भी नहीं कहेंगे उसको, एक पार्ट कह सकते हैं इंटेस्टाइन का, जिसमें खून आता है और इसी के पोर्स से जो भी मिनरल्स और प्रोटीन्स है वो ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। डाइजेशन भी दो तरीके का होता है। एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है जिसमें जो मोटा मोटा खा लेती हूँ ना, निवाला पराठे का ऐसे निवाला लिया, बिना चबाए निगल गई, Hmm. उबला हुआ आलू लिया, ऐसे निगल गए। तो पहले वो उसने चबाया नहीं, तो पेट क्या, कैसे कहा जाता है कि आप 32 बार अपने खाने को चबाइए ताकि आपकी आंतें मजबूत रहे। आंतें बैठ के चबाती हैं। आपने मैदा खा लिया, मैदा बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, आप मैदे पे मैदा, मैदे पे मैदा खाई जा रही हैं। कभी बेसन भी खाइए, कभी आटा भी खाइए, कभी जौ भी खाइए, क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं। मैदे में फाइबर नहीं होता। सूजी भी खाइए। फाइबर क्या करता है, फाइबर क्या करता है, फाइबर क्या करता है, फाइबर उस तरह से काम करता है जैसे कि तुमने मिक्सर ग्राइंडर में मसाला पीसने के लिए टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब डाल दिया। कभी ट्राई करना, मम्मी की नजर में करना कि पता चला मिक्सर विक्सर उड़ा दिया, बिना ढक्कन के चला दिया मिक्सर, लो पूरा किचन गंदा हो गया। तो सब चीज डाल दो उसमें, सारी सब्सटेंस, और फिर घुमाओ मिक्सर को, कुछ नहीं पिसेगा। खोल के देखोगी 5-10 मिनट के बाद सब कुछ अपनी जगह पे है, थोड़ा बहुत पिस जाएगा तो पिस जाएगा। लेकिन अगर इसमें सम वाटर, लिटिल बिट ऑफ वाटर ऐड करके तब पीसोगी, तो एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, चटनी तैयार हो जाएगी। तो ये जो वाटर है ना, लिटिल बिट वाटर, ये होता है फाइबर। ये पालक में Yeah. मिलेगा, जौ में मिलेगा, आटे में जिसमें चोकर चोकर हो उसमें मिलेगा फाइबर। अनार खाती हो, अनार के जो सफेद सफेद छिलके होते हैं उसमें मिलेगा। संतरे के जो रेशे होते हैं उसमें मिलेगा। मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक बनते हैं, तो एकदम रेड Hmm. रेड बस होना चाहिए, वाइट पार्ट ना, एकदम साफ होना चाहिए, उसके फाइबर्स, उसके रेशे ना, भी होना चाहिए। खाना जब हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है तो वो घूम ही नहीं पाता। कभी 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 पॉटी होती है, कहते हैं क्या हो गया है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, क्या कहा जाता है उसको, कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन। Constipation. क्यों, क्योंकि Constipation. पानी नहीं पिया। पानी क्या है यहाँ पे, फाइबर। उससे क्या होता है कि एक स्मूथनेस मिलती है खाने को पचने में। और जब खाना अच्छे से टूटेगा ही नहीं, पेस्ट बनेगा ही नहीं उसका, तो कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे उसमें से बिना टूटे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स निकल आएंगे। ये सारी चीजें। ओके, दैट्स इट, कंप्लीट। तो ये हमने आपको पूरा डिस्कस किया